हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एकता मिश्रा। वेलकम टू लाइव टॉपिक एकेडमी। एंड इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और इसके इसके साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। ओके, आई होप आपको वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे, आप उस पर काम करेंगे। और आज हम शुरू करेंगे थ्योरीज। ओके, तो हमारी फर्स्ट थ्योरी है पियाजे की थ्योरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी आप यूपी टेट, सी टेट, डीएसएसबी कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम, उसमें पियाजे की थ्योरी से 3-4 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आई होप ये वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, पियाजे की जो थ्योरी है इसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 पार्ट में बांटा था, जिसको हम लोग संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आदि नामों से जानते हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि देखिए, हिंदी में हर चीज के कई सारे नाम होते हैं। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, संवेगात्मक अवस्था भी कहते हैं, कई सारे नाम होते हैं। लेकिन इंग्लिश में केवल सेंसरी मोटर स्टेज, इसको केवल एक नाम देते हैं। तो आप इंग्लिश में इसको समझने की और इसके नाम को याद करने की, पढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनका जन्म अगस्त में हुआ था, 9 अगस्त। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 9 अगस्त 1896 में। एंड इनको थ्योरीज, इन्होंने किस थ्योरी का को डेवलप किया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का इन्होंने विकास किया था। और पियाजे ने जो थ्योरी बनाई थी वो अपने, इन्होंने खुद के, मतलब इन्होंने ये एक्सप्लोर किया था कि बच्चे किसी भी ज्ञान को कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने खुद के बच्चे को ऑब्जर्व किया, उसको, उसका अवलोकन किया, फिर इन्होंने इस थ्योरी का निर्माण किया था। ठीक, तो इसमें हम आज कुछ स्टेजेस के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज हैं। इससे पहले कुछ संज्ञानात्मक विकास में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये आपके स्टेज से पहले आते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के इंट्रोडक्शन से हम चर्चा करने से पूर्व कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे, जो तथ्य हैं, जैसे कि अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, संज्ञानात्मक संरचना, स्कीम्स क्या होता है, स्कीमा क्या है, विकेंद्रण या डिसेंटरिंग क्या होता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको फ्रॉइड ने दिया था, और पियाजे ने बताया था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि पूछ दिया आत्मसातीकरण क्या है। तो आप जब जानेंगे तभी तो समझेंगे, तभी तो बात बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। ठीक है, जब भी आप, सपोज आप किसी नए वातावरण में जाते हैं, नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो आप वहाँ तुरंत एडजस्ट नहीं होते हैं, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। ठीक है, तो इसी तरह जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से निकल के वातावरण में आता है तो वहाँ अनुकूलन करने की कोशिश करता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन। ओके, फिर आता है एसिमुलेट करना। एसिमुलेट करने का अर्थ होता है एसिमुलेशन, आत्मसातकरण। जब भी उसको नई जानकारी मिलती है तो वो नई जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ जोड़ता है, उसको, इसी जोड़ने की प्रक्रिया को हम एसिमुलेट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से आप इसको समझिए। जैसे कि बच्चा कुत्ता देखा, तो बच्चा डॉग को फर्स्ट टाइम देखा, उसको पता नहीं है डॉग क्या है। फिर बच्चा अपने पिताजी से पूछेगा, पापा ये क्या है? तो पापा उसके बताए कि ये डॉग है, डॉग के 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, और डॉग भो भो करता है। ठीक, तो बच्चा अगर कहीं गया और उसने सेम वैसे ही चीजें देखी, कुत्ते को देखा, तो वो तुरंत जान जाएगा कि अरे ये तो वही कुत्ता है जिसको पापा ने बताया था। तो जान जाएगा कि इसके भी 4 पैर हैं, ये भी भौंक रहा है, इसकी पूंछ है। मतलब वो क्या किया, पुराने ज्ञान जो थे उसको, वो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा और उसको एसिमुलेट किया। उसके बाद उन्होंने, इसने बताया कि हाँ ये क्या है, डॉग है। इसे हम एसिमुलेशन कहेंगे। रिकमेंडेशंस क्या होता है? रिकमेंडेशंस मतलब, यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दी थी, डॉग का एग्जांपल, इसको क्या करना है, वो पुराने ज्ञान नए ज्ञान को जोड़ रहा है। ठीक, समायोजन कर रहा है कि हाँ, अगर इसकी सपोज वो कुत्ता नहीं, वो कुछ और है, ठीक, मेमना है, हमने मान लिया कि वो कुत्ता नहीं, मेमना है। तो अब बच्चे को लगेगा कि नहीं, ये कुत्ता है, क्योंकि बच्चे के का जो स्कीमा बना है वो कौन सा बना है, केवल कुत्ते का स्कीमा बना है। तो वो हर चीज को, जिसके भी 4 पैर होंगे, पूंछ होंगे, वो
जो कुत्ते जैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर्स जैसा, स्ट्रक्चर्स का डॉगी जैसा होगा, तो वो सबको वो कुत्ता ही समझेगा। लेकिन जब उसको ये पता चलेगा नहीं कुत्ता अलग होता है, मेमना अलग है, जरूरी नहीं है जिसके भी चार पैर हैं वो सब डॉग हैं, तो वो ज्ञान के साथ समायोजन करने की कोशिश करेगा, उसको किनारे करेगा, उनको कैटेगराइज करेगा कि हाँ कुत्ते की क्वालिटी अलग होती है, डॉग की क्वालिटी अलग होती है। इससे हम क्या कहेंगे, एकमेंडेशंस कहेंगे। और इसी के मध्य जब हम संतुलन स्थापित कर लेते हैं, ज्ञान को, अपने ज्ञान को जब हम क्लासिफाइड कर देते हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की अलग अलग क्वालिटी है, हमें चीजों को एक में नहीं जोड़ना है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, एक्विलिब्रेशन, जिसको हम संतुलन कहते हैं या साम्य धारण भी कहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़िएगा एक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में अनेकों कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। जन्म से लेके अब तक हम देखें तो करोड़ों अरबों हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज बने ही है, जिसको स्कीमा बने हैं, जिसको हम देख के पहचान जाते हैं। तो स्कीम, इसमें तीन मुख्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है, स्कीम, स्कीमा और विकेंद्र, जिसको हम डिसेंट्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्कीम अब हम समझेंगे स्कीम क्या होता है। स्कीम क्या है, किसी भी मानसिक प्रक्रिया का एक निश्चित पैटर्न, इसको हम स्कीम कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, हम कोई भी एक व्यवहार भी करते हैं तो एक निश्चित पैटर्न में हम व्यवहार करते हैं ना। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, हम सुबह उठते हैं, उठते ही हम नहा तो लेते नहीं, पहले हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, वॉक करते हैं, बाथ लेते हैं, आफ्टर दैट हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो एक निश्चित पैटर्न में व्यवहार कर रहे हैं ना। इसी तरह जब भी बच्चा पढ़ाई करने बैठता है तो वो तुरंत बुक खोल के पढ़ना शुरू नहीं करता है, पहले वो बुक खोलता है, कॉपी खोलता है, पेन लेता है, पेंसिल लेता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, इसके बाद फिर वो पढ़ता है। तो एक निश्चित पैटर्न में जब कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं। ठीक है, आप स्कीम और स्कीमा में फर्क समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो स्कीम एक मानसिक संरचना का निश्चित पैटर्न होता है। ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर का एक निश्चित पैटर्न क्या होगा, स्कीम कहलाएगा। सॉरी देखिए मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, स्कीम कहलाता है। और स्कीमा क्या होता है, एक मानसिक संरचना, कोई आइकन या इमेज जो हमारे ब्रेन में बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल, मैं इस पूरे टॉपिक को एग्जांपल देके ही समझाऊंगी, जिससे आपको ये चीजें अच्छे से याद है। स्कीमा क्या होता है, सब आपने आम देखा है, पहले जब आप छोटे रहे होंगे, आपके ब्रेन में, माइंड में आम का इमेज नहीं होगा, तो आप देख के नहीं जानते होंगे कि ये आम है। लेकिन आपको जब किसी ने बताया कि आम ऐसा होता है, ग्रीन होता है, अंदर येलो होता है, बहुत स्वीट होता है, तो आपने जान लिया कि ये मैंगो है। और आपको कहीं भी वो मैंगो दिखाई देगा, मार्केट में भी रहेगा, आप जान जाएंगे हाँ ये मैंगो है, दिस इज अ मैंगो। ठीक, और वहीं अगर आपके पास उसका स्कीमा नहीं होता, आप नहीं पहचान पाते कि आम क्या है। ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक स्कीमा हमारे माइंड में सेट है। ठीक है, सपोज ये पेन ही ले लिया, इस पेन का स्कीमा हमारे ब्रेन में बना हुआ है। ठीक है, हम जान जाते हैं पेन ऐसा होता है, पेन से हम लिखने का काम करते हैं। अगर हमें नहीं पता होता कि पेन क्या है, पेन कैसे है, उसका स्कीमा हमारे माइंड में नहीं होता, तो हम नहीं पहचान पाते। तो हर वस्तु का एक मेंटल आइकन हमारे माइंड में सेट है, जिसको हम देख के तुरंत पहचान लेते हैं। अगर उसका आइकन हमारे माइंड में नहीं है तो हम उसको पहचानने में हमें समस्या आती है। सपोज अगर हम कहीं विदेश जाए, फॉरेन जाए, तो फॉरेन में चीजें काफी अलग है, तो वो जब नई नई चीजों को देखते हैं तो वो स्कीमा हमारे माइंड में होता नहीं, तो उसको पहचानने में, समझने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। और फिर जब हम बाद में उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो हम उसको पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, आई होप आपको स्कीमा और स्कीम में डिफरेंस पता हो चला होगा। स्कीम क्या है, एक निश्चित पैटर्न है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है, जो एक निश्चित पैटर्न में हम व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, स्कीम। और स्कीमा क्या है, स्कीमा एक इमेज से संबंधित है, एक आइकन से संबंधित है। ठीक है, अब हम आएंगे डिसेंट्रिंग या विकेंद्र। विकेंद्र क्या होता है, विकेंद्र का मतलब होता है एक क्षमता। ठीक है, किसी भी चीज से हम पहचान जाते हैं कि चीजें क्या हैं, कैसे हैं, जैसे हमने स्कीमा के बारे में बात की। ठीक है, विकेंद्र क्या होता है, किसी भी वस्तु के बारे में जब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, वास्तविकता जान जाते हैं, हम चिंतन करने लगते हैं, तो उसको हम क्या, चिंतन करने की क्षमता को हम कहेंगे
विकेंद्र या डिसेंट्रिक। ठीक है, जब भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में विचार करता है, चिंतन करता है, उसमें एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि हाँ, पेन अलग है और पेंसिल अलग है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, दोनों ही पेन है, ये ब्लू पेन है, ये ब्लैक पेन है। और हमने अब डिफरेंस जान लिया कि ब्लैक से हम क्वेश्चंस लिखेंगे, ब्लू से हम आंसर लिखेंगे। एक डिफरेंस जाने ना, तो ये हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप हुई ना, एक एबिलिटी डेवलप हुई ना। तो इसी एबिलिटी को हम जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं और हमारे अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है, डिफरेंसेस हम करना शुरू कर देते हैं, तो इसे हम कहेंगे डिसेंटरिंग या विकेंद्र। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। देखिए, इसका एक आप इमेज देख लीजिए। देखिए, एसिमिलेशन वर्सेस रिकमेंडेशंस क्या है। यहाँ पे बच्चे को उनकी मम्मा ने बताया ये हॉर्स है, कि दिस इज अ हॉर्स। ठीक, हॉर्स कैसा है, ब्राउन कलर का है, ब्लैक टेल है। और यहाँ क्या है, जेब्रा है। बच्ची मम्मा ने बताया कि ये हॉर्स एंड दिस इज अ जेब्रा। जेब्रा जेब्रा डिफरेंट है और हॉर्स डिफरेंट है। अब बच्चा जो है वो सोचेगा कि हॉर्स और ये दोनों के तो चार चार पैर हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। बच्चा जान लिया कि जो जेब्रा है इसमें ब्लैक एंड व्हाइट ये लाइंस होती हैं, और जो हॉर्स है ये बिल्कुल ब्राउन है, ये प्लेन होता है। ठीक, अब यहाँ पे बच्चे का एक स्कीमा डेवलप हो गया हॉर्स का और जेब्रा का, ये दो स्कीमा डेवलप हुआ। बच्चे बच्चा कहीं भी देखेगा इस टाइप की चीजें, हॉर्स को, तो तुरंत अपने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ेगा। हाँ, क्या सच में इसके भी ब्राउन है, मम्मा ने बताया था जो हॉर्स होता है वो भी ब्राउन होता है, ब्लैक भी होते हैं, इसकी ऐसी टेल होती है, ये खड़े रहते हैं, चना खाते हैं। ठीक, तो ये क्वालिटीज को अगर उसको बताया गया है तो वो देख के जान जाएगा ये क्या है, हॉर्स है और ये जेब्रा है। वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देगा और उस दोनों ही सूचनाओं के साथ वो समायोजन स्थापित करना शुरू कर देगा। स्कीमा, एसिमिलेशंस और एकमेंडेशंस की जो प्रक्रिया होती है वो बच्चा करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, अब हम बात करेंगे जो मुख्य चार अवस्थाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक के होते हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, ये जन्म से 2 वर्ष के होते हैं, जहाँ बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, अभी वो तुरंत जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष। और फिर वो धीरे धीरे अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। वो नई नई वस्तुओं को देखता है, उस पर रिएक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जब भी बच्चे के फेस पे आप लाइट दिखाइए, वो तुरंत आंख मिचलाना शुरू कर देता है, रिफ्लेक्ट करना रहता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज होती है, यहाँ पे बच्चा धीरे धीरे अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है, नॉलेज लेता है। वो जानता है कि हाँ, ये डॉग है, ये कैट है। वो अपने माता पिता के स्पर्श को पहचानना शुरू कर देता है। वो जान जाता है कि हाँ, ये जो मुझे प्यार दिलाता है, जिसके साथ मैं हमेशा हूँ, वो मेरी माँ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ मैंने इमेज के हिसाब से समझाने की कोशिश की है। क्या है सेंसरी मोटर स्टेज, कब से कब तक होता है, जन्म से 2 वर्ष तक के लिए होता है। अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड थ्रू सेंस एंड एक्शन, बच्चा वर्ल्ड को जानने की समझने की कोशिश करता है अपने सेंस ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनसे, और एक्शन करके, एक्टिविटी करके, क्योंकि भाषा का विकास उतना अभी नहीं हुआ होता है। ठीक है, फिर दूसरी अवस्था आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। देखिए, यहाँ पे जब आप एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं कि किस अवस्था, जन्म से 2 से 7 वर्ष की कौन सी अवस्था है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलप हो जाता है, एक इमेज बनना शुरू हो जाता है, जो हमने स्कीमा की बात की थी। सेकेंड स्टेज में बच्चे का स्कीमा जो होता है वो डेवलप होने लगता है। फिर तीसरी अवस्था थी कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग मूर्त अवस्था कहते हैं। ये 7 से 12 वर्ष की होती है। इसमें बच्चे का तर्क का विकास हो जाता है, वो धीरे धीरे समझने लगता है, 2 और 2 मिला के 4 होते हैं। ठीक है, 5 और 5 मिला के 10 होते हैं, और वो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। बच्चा इतना चीजें समझना समझने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ठीक है, थिंकिंग डेवलप हो जाती है, वो कैटेगराइज करने लगता है कि हाँ, ये लड़की है, ये लड़का है, ये पढ़ी लिखी है, ये अनपढ़ है, ये अच्छे लोग हैं, ये मतलब अच्छा बुरा, क्या सही क्या गलत, इसके बारे में वो कैटेगरी बहुत डेवलप करना प्रारंभ कर देता है। फिर जो चौथी अवस्था आती है, ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 वर्ष से शुरू होके और एडल्टसेंस तक ये चलती रहती है। कई अलग, देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी हुई हैं।
ठीक, अडल्ट तक चलती रहती है। इसमें अब बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो गया है। देखिए यहाँ पे वो फॉर्मल होना शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग फॉर्मल स्टेज में हैं। इसमें हम लोग हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप हो जाती है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। ठीक? तो ये फोर्थ स्टेज होती है। अब हम बात करेंगे जो हमारी दूसरी स्टेज है, जिसको हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें प्री कंसेप्चुअल पीरियड भी इसको कहते हैं। ठीक, इसमें बच्चा, इसमें दो चीजें होती हैं। पहला है ईगोसेंट्रिज्म और दूसरा है एनिमिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म, बच्चे को लगता है जो भी चीजें हैं उसके आसपास सब वही है। ठीक, मतलब उसे हमेशा प्यार दुलार मिले, उसे स्नेह मिले। जैसे अगर हम बच्चे को छत पे ले जाए, मून देखेगा बच्चा, बच्चे को लगेगा वो मून उसी को देख रहा है। ठीक, अगर बच्चा कहीं ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन में चल रहा है, तो उसको लगेगा जो पीछे पेड़ पौधे हैं वो उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। मतलब वो एक, अगर सपोज छोटा बच्चा है, वो एक रूम में रहे तो उसको पता नहीं चलता, उसकी पूरी दुनिया उस रूम में ही रहती है। उसको लगता है जो भी चीजें हैं बस यही है, यहीं पे जीवन है बस। क्योंकि अभी वो वर्ल्ड नहीं देखा है, अभी वो अपने घर से बाहर नहीं निकला है, अभी वो दुनिया को नहीं देखा है, लोगों को नहीं पहचाना है। तो वो बस आत्म केंद्रित ही रहता है। इसे ही हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। किस स्टेज में है ये? दूसरी अवस्था में। देखिए बच्चों, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि किस स्टेज में क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्या चीजें विकसित हो रही हैं बच्चे में। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिज्म ये हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ईगोसेंट्रिज्म क्या है। एनिमिज्म, अब हम बात करेंगे जीववाद। जीववाद क्या होता है? यहाँ पे बच्चे को हर निर्जीव चीज भी लगती है कि सब कुछ सजीव है। सपोज जो लड़कियां होती है वो अपनी गुड़िया को खिलाती हैं, उनको दवा पिलाएंगी, पानी पिलाएंगी, उनको लगता है वो सब चीजें पी रही हैं, खा रही हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे जो टॉयज हैं वो सब भी खा रहे हैं। ठीक, लड़कियां जो हैं, जो लड़की है वो टीचर बन के अपने डॉल को पढ़ाना शुरू कर देती है। ठीक, उसका डॉल उसका बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटीज है उसको हम कहेंगे एनिमिज्म। ठीक है, बच्चे को लगता है हर पंखा चल रहा है तो उसको लगता है पंखा जो है एक सजीव है, वो जो घूम रहा है, अभी वो गिर जाएगा, वो उसको चिढ़ा रहा है। ठीक? बच्चा हर चीज को देख के, किसी टॉयज को देख के हंसना शुरू कर देता है, कोई इमोजीज देख लिया उसको हंसने लगेगा, उसको लगता है चीजें सजीव हैं। ठीक है, तो इसी रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एनिमिज्म या जीववाद। फिर आता है इंटुइटिव पीरियड, इसको अंतर्दर्शी अवधि कहते हैं। दूसरी अवस्था की जब धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता है, फिर 3 साल 4 साल का होता है, 4.5 साल का होता है, तो इसमें क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक, बच्चा थोड़ा बहुत जान जाता है। देखिए जो फर्स्ट स्टेज था संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें एक चीज और होती है, वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक, जब बच्चा 1 साल 1.5 साल का होता है तो उसमें एक क्वालिटी और आती है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सपोज आप देखे होंगे जब बच्चे के हाथ में हम मोबाइल देते तो हम तुरंत मोबाइल हटाते कि नहीं, हम मोबाइल बच्चे के लिए हार्मफुल है, और हम कहते हैं आजा चिड़िया ले गई, या हम ऐसा कहते हैं ना कि अरे चिड़िया ले गई। तो बच्चे को पहले लगता था कि हाँ सच में चिड़िया ले गई है, हाँ चिड़िया मोबाइल ले गई। लेकिन धीरे धीरे बच्चे को लगता है अरे नहीं, कोई चिड़िया विड़िया नहीं होती, यही लोग छिपा दिए हैं। ऐसा आप देखे होंगे बच्चे, फिर बच्चे ढूंढना शुरू कर देते हैं कहाँ है। तो इस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा जान गया चीजें, कोई भी कुछ चिड़िया विड़िया नहीं होती, कहीं कुछ ले नहीं गया, ये जो मम्मी है पापा है या दीदी है ये कहीं उस चीज को छिपा दिए हैं। तो बच्चे में ये विकसित हो गया, बच्चा जान गया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, इस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो फर्स्ट स्टेज में बच्चे का डेवलप हो जाता है। और सेकेंड स्टेज में बच्चे में ये क्षमता आ जाती है, बच्चा अब 4 साल का हो गया तो बच्चा स्कूल जाने लगा। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख जाता है, 1 बना लेगा, 0 बना लेगा, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्षमताएं, बच्चा अपना अच्छे से नाम बता लेगा इंग्लिश में, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज ये वो डैश डैश। तो उसके अंदर थोड़ी बहुत क्षमताओं का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए ऑपरेशनल स्टेज जो है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सिंबॉलिक, ठीक, इगोसेंट्रिज्म, इनवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म। देखिए यहाँ जो लड़की है ये ट्वाइस को प्यार कर रही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो जाता है, बच्चा हर चीज को ध्यान से देखना सीखना शुरू कर देता है। फिर आता है हमारा तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, रिलेशंस एंड क्लासिफिकेशंस की बात आती है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ
कंजर्वेशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन देखिए, ये आपका CTET, DSSB, इवन नेट में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। कोई भी आप एग्जाम दीजिए जिसमें पियाजे की थ्योरी पूछी है, उसमें ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन जरूर पूछता है। संरक्षण की अवस्था क्या होती है, ये आता है हमारा किस स्टेज में, तीसरी अवस्था में, कंक्रीट स्टेज। ठीक, कंजर्वेशन क्या होता है, जब बच्चा चीजों के बारे में डिफरेंस रिलेशन निकाल लेता है, क्लासिफाइड कर लेता है, चीजों को कैटेगरीज कर लेता है, तो उसे ही हम कहेंगे कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। मतलब इसमें बच्चे में अब लॉजिकल रीजनिंग शुरू। कंजर्वेशन का अगर हम हिंदी देखें तो संरक्षण। यहाँ पे अगर यहाँ अगर नॉर्मली कंजर्वेशन का तो चीजों को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ठीक, संरक्षित करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब ये है बच्चा चीजों में, मतलब बच्चा जाने कौन सी चीज लंबी है, कौन सी चीज छोटी है, क्या सामान हल्का है, क्या सामान भारी है। बच्चा ये डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है। सपोज हम यहाँ पे, तो हमने पेन लिया और हम बच्चे को दिखाएंगे कौन सी पेन लंबा है, कौन सा पेन छोटा है, तो बच्चा देख के तुरंत जान जाएगा ये ब्लैक पेन जो है वो ब्लू से लंबी है। ठीक, तो ये बच्चा डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया। ठीक है, और फिर इसमें रिलेशनशिप, तो इसी थ्योरी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ, इसी सिद्धांत को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, जहाँ पे बच्चे में ये क्षमता विकसित हो जाती है कि लंबा क्या है, मोटा क्या है, मजबूत क्या है, क्या चीज, क्या किसमें वेट है, क्या चीजें, कौन सा वस्तु भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है, तो बच्चे में ये चीजें डेवलप हो जाती है। फिर है दूसरा रिलेशन, बच्चा संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है कि जैसे कि देखिए, जो पेन है, पेन को एक कैटेगरी में रख देगा, पेंसिल को एक कैटेगरी में रख देगा। रबर क्या है, रबर का हम यूज पेन में नहीं कर सकते हैं, पेन अलग है, रबर अलग है, पेंसिल अलग है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशंस के हिसाब से वो क्लासिफाइड करना शुरू कर देता है, कैटेगराइज करना शुरू कर देता है। इसमें देखिए, जो मैं अभी एग्जांपल दी हूँ, इसमें आपकी तीनों चीजें आनी, कंजर्वेशन, बच्चे ने डिफरेंस निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, रिलेशन, बच्चा रिलेशन देख लिया कि हाँ ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन है, ये पेंसिल है, ये रबर, और इसी में वो क्लासिफाइड भी कर लिया, वर्गीकरण भी कर लिया कि पेंसिल का यूज हम रबर के साथ करते हैं, पेन की जो भी चीजें हम लिखते हैं वो मिट नहीं सकती हैं। ठीक है, तो इसमें ये तीनों चीजें आती हैं। देखिए, चाइल्ड लर्न रूल्स सच एज अ कंजर्वेशन, मतलब इसमें जो तीसरी अवस्था है, इसमें बच्चे का लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाता है। वो जान जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। इस स्टेज में बच्चे में एक क्यूरियोसिटी भी उत्पन्न हो जाती है। कोई चीज क्या है, बारिश हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कब तक होगी। आइस है तो आइस, आइस कैसे बना, ठीक है, वाटर से आइस कैसे बन गया, अब ये वाटर कैसे बनेगा। तो इस एज में बच्चे में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है। वो अपने आसपास की चीजों को जानने के लिए एक्साइट हो जाता है, प्रेरित हो जाता है कि क्या है, कैसे है। इसके लिए वो कई सारे एक्सपेरिमेंट करता है। आप देखे होंगे बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं, 7 से 12 वर्ष में, बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी एक्सपेरिमेंटल टेंडेंसीज होती है। हर चीज को लाइट जल रही तो कैसे जल रही है। ठीक, तो ये क्यूरियोसिटी देखिए, इसी बच्चे में देख लीजिए, इसमें क्यूरियोसिटी है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो ये जो स्टेज होता है, ये हमारी तीसरे वर्ष की अवस्था होती है। इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल स्टेज, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 11 वर्ष से या 12 वर्ष से प्रारंभ होके ये अडल्टसंस तक चलती रहती है। ठीक है, अब बच्चा फॉर्मल हो गया। फॉर्मल का अर्थ क्या होता है, औपचारिक अवस्था। ठीक है, देखिए हिंदी में हर चीज के कई सारे नाम है, लेकिन इंग्लिश में सिंगल नाम है। तो मैं ये आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग इंग्लिश के नाम, जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, उनका ज्यादा यूज करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब जो चौथी अवस्था आती है, इसको हम लोग औपचारिक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यहाँ पे बच्चे में अब क्या एबिलिटी डेवलप टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेशंस की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। वो अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी डेवलप हो गई। वो क्लासिफाइड भी करना शुरू कर दिया, कंजर्वेशन भी आ गया, रिलेशंस भी हो गया, ऑब्जेक्ट परमानेंस से पहले ही हो गया था, फर्स्ट स्टेज के पहले से ही ये सारी चीजें डेवलप हुई। अब बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो गया, जो उसका मेंटल स्टेटस है, वो जान गया है कि उसको कब कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, अगर वो किसी सोसाइटी में जा रहा है या फिर क्लासरूम में, उसको टीचर के साथ ऐसे ही सामने ही जाना, पहले क्लासरूम में जाने से पहले उसको पूछना है, मे आई कम इन मैम। तो ये जो कुछ चीज फॉर्मल चीजें हैं, ये बच्चे में डेवलप हो जाता है। ठीक है,
बच्चा अपने वर्ल्ड में रहना शुरू कर देता है, बच्चा अपने दोस्तों के साथ घुलना मिलना, बात करना, ये सारे जितने भी हमारे फॉर्मल रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो फॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, वो उसमें बच्चा संलिप्त हो जाता है, वो करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ एक तालिका बनाई है कि अगर आपको वहां से चीजें ना समझ में आई हो जो मैं एक्सप्लेन की हूँ, वो आप यहाँ से समझ लें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या था, हमने अभी इससे पहले डिस्कशन किया था, इसको हम लोग रिफ्लैक्चुएट करते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कशन किया। ठीक है, हमने सबसे पहले जाना था पियाजे के बारे में। ठीक है, पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, इनका जन्म कब हुआ था, ये कैसे कैसे स्टडी किए। इसके बाद हमने कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जैसे कि असमिलेशन, एकमेंडेशन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, इसमें हमने स्कीमेटिक प्रोसेसिंग, डिसेंटरिंग के बारे में जाना। उसके बाद हम 4 अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन किए, जिसमें संवेदी पेशी अवस्था, इसको सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज, और लास्ट है हमारा फॉर्मल स्टेज। इसके बारे में हम आज बात किए थे। अब हम इसमें देखेंगे कौन सी चीजें कितने आयु। संवेदी पेशी अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष की होती है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। बच्चा शिशु में क्या होता है, जो संवेदी क्रियाएं होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। बच्चा सेंस ऑर्गन से चीजों को, अपने आसपास की चीजों को महसूस करना शुरू कर देता है, उनके साथ समन्वय स्थापित करना, मतलब सिमुलेट करना, अडेप्टेशंस करना प्रारंभ कर देता है, वो एक्सप्लोर करने लगता है। ठीक है, इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। बच्चा एक इमेज बच्चे में डेवलप हो गया है। ठीक है, वो स्कीमा डेवलप हो गया है, वो जान जाता है। देखिए, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो मैं बात की थी, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक, फिर तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें क्या होता है, बच्चा मूर्त घटनाओं को, मतलब तर्क का विकास हो जाता है, बच्चा वस्तुओं को वर्गीकृत करने लगता है, समझना प्रारंभ कर देता है क्या सही है क्या गलत है, प्रतिवर्तनीय मानसिक प्रक्रियाएं, चीजें रिफ्लेक्ट हो रहती हैं। इस अवस्था में आपकी दूसरी अवस्था में क्या था, एनिमिज्म और इगोसेंट्रिज्म था। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज करने लगता है, उसकी उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, फिर जो होता है वो है हमारा लास्ट स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक की होती है। देखिए यहाँ पे 15 वर्ष दिया, अगर आप किसी बुक से पढ़ेंगे वहां पे एडल्सन तक दिया, अलग अलग बुक में अलग अलग है। इसमें अब बच्चा किशोर हो गया, अडल्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तर्क का विकास हो जाता है, वो एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, मतलब जो चीजें दिख रही हैं जो नहीं दिख रही, आप किसी भी बच्चे में एक इमेज, हर चीज का इमेज विकसित हो जाता है। बच्चे को जब आप किसी चीज की कहानी सुनाइए तो वो उसका तुरंत इमेजिनेशन करना प्रारंभ कर देता है। तो ये होती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इन सारे स्लाइड्स को देख लीजिए, कैसे कैसे क्या क्या है। और जो पियाजे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जो अब तक क्वेश्चंस आ चुके हैं पियाजे की थ्योरी से। और जहाँ जो भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप आपकी क्वारी आप ले आइएगा, पूछिएगा। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, अडेप्टेशन, एसिमुलेशन, रिकमेंडेशंस, इक्विलिब्रेशंस, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, स्कीम, स्कीमा, डिसेंटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।